subspace of R3. R2 is a two-dimensional subspace subspace of R3. R2 R3 का टू डायमेंशनल सबस्पेस होता है। सही गलत? R2 जान ही रहे हो, ठीक। R2 का मतलब XY प्लेन, R3 का मतलब XYZ तीनों एक्सेस को समेट लो। तो कह रहे हैं R2 R3 का एक सबस्पेस होता है जिसकी डायमेंशन 2 होती है। सही या गलत? गलत। सही क्या होगा? पासिंग टू ओरिजिन। सही क्या होगा? सोच के जवाब दो। पूरा R2 में तो R2 में ओरिजिन है ना? R2 में अगर R2 लेके XY प्लेन लेंगे, हाँ, तो इसमें से इसके पूरा R2 ले रहे हैं ना? पूरा R2 ले रहे हैं। ये ऐसा पूरा R2 ले रहे हैं तो ओरिजिन तो आ ही गया ना। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है नेगेटिव पार्ट का, ये x डैश है। इधर हम सब ले रहे हैं, पूरा कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। एक मिनट, इधर हम ले रहे हैं ये जैसा x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस सब ले रहे हैं पूरा, कुछ छोड़ नहीं रहे। इसकी डायमेंशन 3 है, इसकी डायमेंशन 2 है। ये दुनिया इसको कहती है R3, दुनिया इसे कहेगी R2। कहा जा रहा है R2 इज द सबसेट ऑफ R3। R2 इज द सबसेट ऑफ, मेन स्टेटमेंट ये एक्चुअली वो जो लिखा है ना, असलियत ये है R2 इज द सबसेट ऑफ R3। ये बोलना ये सही है कि गलत है, अभी भी एकदम क्लियर ला करके छोड़ दिया। उस जगह जहाँ किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सोचो, तब तक हम एक स्टेटमेंट और लिख रहे हैं, बस सोचना है इसको। बी स्टेटमेंट, बी में लिखें द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा कुछ इसका मतलब कि XY प्लेन ले रही पूरा, हाँ उसमें से स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगानी है, हाँ, तो प्लेन मतलब कि Z में चला जाएगा। सोच लो अभी। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स in the equation the number of variable in the equation ax is equal to null, यानी homogeneous system of linear equation है। the number of variable in the equation this equals the dimension of null space of A। पहले ऊपर वाला सोचो, नीचे वाला तो मैं से लिख दिया टाइम पास। अच्छा वो बोलो, सब स्पेस क्या होता है? अभी याद रखना, सब स्पेस डिफाइन करो। सब स्पेस है तो इसका मतलब वेक्टर स्पेस तो होगा ही होगा। ठीक, और क्लियर करो, और क्लियर करो। अभी अनक्लियर डिफिनीशन है, अभी अनक्लियर। कौन नहीं बनेगा? R2 सब स्पेस नहीं बनेगा, फॉल्स। क्यों? रीजन? जैसे मतलब इधर y को एक्सटेंड करेंगे, जैसे मतलब y डैश लेंगे, हाँ इधर x डैश लेंगे, हाँ, ये पूरा प्लेन x पूरा प्लेन आ गया। हाँ, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो z वाले पर पोर्शन में चला जाएगा। तुम जो बोल रहे हो भले तुम सही बोल रहे हो, लेकिन उसका जो बेस है वो पूरी तरह से खोखला है। भले तुम सही बोल रहे हो लेकिन तुम्हारा बेस एकदम खोखला है।
R3 में जब आएगा ना सर R2 के लिए तो उसमें कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अच्छा इसको डिफाइन करो, हम खुद नहीं बोलने वाले, हम तो बोल रहे हैं, मतलब जो सुन भी रहा होगा ना वो वीडियो रोक करके चाहे आगे बढ़ा करके अपना करे, लेकिन उसको भी दिमाग ये चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा। इसीलिए तो मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा पूरा दे रहे हैं, कटपिट भी नहीं कर रहे हैं, खुद भी दिमाग चलाएं, जो नहीं आ रहे वो भी दिमाग चलाएं। सब स्पेस को डिफाइन करो किसी वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्ट में, और क्लियर बोल रहे हैं। ये तो सब स्पेस वर्डिंग कब इस्तेमाल की जाती है? सब छोटे पार्ट के लिए सर, छोटे हिस्से के लिए, ठीक, छोटे हिस्से के। इसका मतलब अगर कैपिटल बी कोई वेक्टर स्पेस है, अभी पहुंचोगे धीरे धीरे, अगर कैपिटल बी कोई वेक्टर स्पेस है, हम इसका एक पार्ट निकाल रहे हैं कैपिटल एच, ठीक, और कैपिटल एच को बी के लिए सब स्पेस कहना है, तो इसका मतलब कैपिटल एच को खुद भी क्या होना पड़ेगा? वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा, ठीक। मतलब जो 10 प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की इनके लिए जरूरी है, उसी ऑपरेशन, जो दोनों ऑपरेशन होंगे उसी ऑपरेशन के लिए वही 10 प्रॉपर्टी एच के लिए भी जरूरी है। लेकिन उसके सबके पहले, यानी ये सारा तामझाम से पहले, हम पहली वर्डिंग क्या बोले? कैपिटल बी कोई वेक्टर स्पेस है और इसका एक टुकड़ा निकाला गया है एच। पहली कंडीशन है कि एच को बी का सबसेट होना पड़ेगा, ठीक। अब उधर जाओ, सबसेट R2 R3 का सबसेट होगा। R2 is the subset of R3, हाँ या ना? हाँ या ना? सही स्टेटमेंट बोलो, एक बड़ी बेहतरीन लाइन लिखी गई है। प्लेन होगा मतलब R3 का, R2 प्लेन होगा R3 का, यही मतलब तो गलत है। अगर R2 R3 का ही प्लेन होगा, अगर R2 R3 का ही प्लेन होगा, इट मींस R2 is the subset of R3। और हम वो लाइन जो बार बार, आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ नहीं 15 बार उस लाइन को दोहराएं। वर्ड नहीं आता, आप बताएं हमें। याद करो ना, याद करो। ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरे वाले चैप्टर की शायद शुरुआत में कहीं बात आई थी, हमको भी बहुत क्लियर नहीं याद है, लेकिन हमको स्टेटमेंट याद है सही से बात। देखिए स्टेटमेंट अभी याद आएगा, स्टेटमेंट दिखते ही याद आएगा। R2 is looks like as and act as like a two-dimensional subspace of R3। स्टेटमेंट याद है? R2 is looks and act, वो दिखता है, वो काम भी उसी तरीके से करता है जैसे R3 का कोई 2 डायमेंशनल स्पेस हो, बट R2 is not सबस्पेस, अभी स्टेटमेंट के साथ सबस्पेस ऑफ R3। रीजन इसलिए क्योंकि R2 is not the subset of R3। R2 की दुनिया का मेंबर X Y टाइप का, ठीक, और R3 की दुनिया का मेंबर X Y और Z टाइप का। उधर ऑर्डर्ड पेयर, इधर ट्रिपलेट है, सबसेट ही नहीं बना। जब पहली ही कंडीशन से आप वायलेट कर गए तब कहां से सबस्पेस बना पाओगे? याद आया? इसलिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स लिख देना, फॉल्स। हाँ हाँ, दूसरा फॉल्स होगा ही। और जस्टिफिकेशन में अगर याद ना हो तो ये पूरी बात लिख दो, जितनी है पूरी बात लिख दो, ठीक। और या तो फिर सीधे एक लाइन लिखो, R2 is not the subset of R3। हाँ, भूले हो तो पूरी लिखना ज़्यादा बेहतर है। R2 is looks and act like a two-dimensional subspace of R2, but R2 is not the subspace of R3। ये इसके बाद है ये R3 because सही से नहीं कर रहे हैं, R3 because R2 is not the subset of R3। और क्लियर करने के लिए वो बात भी, और क्लियर करने के लिए वो बात भी लिख देना, R2 के मेंबर ऑर्डर्ड पेयर के हैं और R3 के मेंबर ट्रिपलेट हैं। हम कहते थे ना, बस वो स्टेटमेंट चाहिए था, लुक्स एंड एक्ट लाइक, वो पकड़ पाते तुरंत था।
इसलिए कि किताब की हमको सबसे बड़ी खासियत यही लगी, मतलब चल किस चैप्टर में रहे हो और थ्योरी किस चैप्टर की आकर के जुड़ेगी। इसलिए तो किताब के ऊपर एप्लीकेशन लिखा गया है, मतलब थ्योरी को मत लो खूब बेहतर तरीके से, वो हाल है इसका। एक बार डेविड सीले पूरी खत्म हो और उसके बाद फिर सीखने के लिए अगेन थ्योरी सीखनी है तो गिलबर्ट स्टर्न लिखा है या डेविड पुले, मतलब टीचिंग करनी है तो इन दो किताब को तो पढ़ना कंपलसरी है। और बाकी न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए तो फ्रिडबर्ग, न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए झमा के पास। दूसरे वाले में द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशंस ax is equal to null equals the dimension of the null space। सही काटे गलत? गलत। क्यों? हाँ, false। ये थी ना dimension of null space of A is equal to number of free variable in ax is equal to null। x is equal to null में जो फ्री वेरिएबल की संख्या होगी वो डायमेंशन बनेगी नल स्पेस ऑफ A की। ये किताब वास्तविकता में बीएससी पढ़ाने आए। बीएससी में अगर ऐसी ट्रू फॉल्स वाले हिस्से में लड़कों से करें ना, बाद में बेचारे फंसवे ना करें, लेकिन अपने यहाँ है नहीं कल्चर, क्या ही किया जा सकता है। सी हिस्सा लिखना है इसका, सी पार्ट ए बी सी। हाँ 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 हाँ, उसका कुछ भाई कहा ही नहीं जा सकता। अब वेक्टर स्पेस is infinite dimensional, if it is spanned by an infinite set। A vector space is infinite dimensional if it is spanned by an infinite set। कोई वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन का होगा अगर वो एक इनफाइनाइट सेट से स्पैन किया जाता है। और फॉल्स शुभम, एक वेक्टर स्पेस है जो किसी इनफाइनाइट सेट से स्पैन किया जाता है, इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल का होगा। जरूरी एक एग्जांपल दो। हाँ, तो एक एग्जांपल उठा लो कोई। हम नहीं कह रहे कि मतलब तुम लोग गलत बोल रहे हो, तो कह रहे सही बोल रहे हो। एक एग्जांपल दो मैं, एक एग्जांपल जिसमें एक वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का हो और हम उसको स्पैन कर रहे हो एक इनफाइनाइट सेट से। जैसे बोलो बोलो बोलो, सेट क्या लें? 1 0 0 1। ये तो ऐसा ले लेना सीधा ये छोड़िए इसको। x, 0 कैपिटल एस हम ले रहे हैं कितना? x, 0 x, 0 such that x belongs to रियल नंबर सेट R ले लिया। ये पूरा R2 को जनरेट x एक्सिस को जनरेट कर जाएगा।
इनफाइनाइट डायमेंशनल। यस, just infinite होगा। A vector space is infinite dimensional. कोई वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल का होगा अगर इफ इट इज स्पैन्ड बाय एन इनफाइनाइट सेट, अगर वो किसी इनफाइनाइट सेट से स्पैन हो रहा है तो वो वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशन का ही होगा। पॉलिनोमियल का ले रहे हैं सर। वापस सुनो ना, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, सही सलामत चलते चलते कंफ्यूज हो गए। हम ये कह रहे हैं कोई वेक्टर स्पेस किसी इनफाइनाइट सेट से स्पैन हो रहा है तो वो इनफाइनाइट डायमेंशन का होगा। स्टेटमेंट में हम और सुधार दे रहे हैं। स्पैन में इनफाइनाइट मतलब स्पैन जो स्पैनिंग सेट होता है, हाँ। और ऑलरेडी इसमें एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होती है। स्पैनिंग सेट में जो एलिमेंट की संख्या होती है हाँ वो जिसमें तुम कह रहे हो स्पैन ऑफ एस में एलिमेंट की संख्या इनफाइनाइट होगी। हाँ। हमेशा हमेशा नहीं, हमेशा। इनफाइनाइट स्पैन ऑफ एस ये लिखा गया है, पूरा एक सेट है, अगर इसमें dimension हमेशा infinite हो एलिमेंट तब की ऐसा संख्या होगा। इनफाइनाइट होगी। बोलो क्या करेंगे? अगर डायमेंशन इनफाइनाइट हुआ तब ऐसा हो सकता है। बदला नहीं सर, हमेशा होगी। हमेशा हाँ ना नॉन जीरो होगी। या मेरे अगर तुम ये वर्डिंग लगा देते इसमें तो हम तुम्हारी बात को सही मान लेते, हाँ, डायमेंशन। क्योंकि ये पूरी की पूरी फील्ड को आर लेकर के हाँ, चलेंगे हाँ, तो इनके केस में तो हो जाएगा। हाँ। लेकिन जिस दिन अपनी फील्ड ही फाइनाइट की हो गई उस दिन तो वेक्टर स्पेस में भी एलिमेंट की संख्या ही रुक जाएगी। अक्सर डायमेंशन अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। हाँ, तो ये बताइए कौन लगाएगा? इसका मतलब तुम ये बात अभी गलत बोले थे, तुम लोग सही चल रहे थे। इस सेट में पूरी एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट भर लो, जितने हो सकते एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट पॉइंट है सब भर दिए। सेट की अपनी कार्डिनलिटी ऑफ यस कितनी हो गई? इनफाइनाइट हो गई, अपनी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट में एलिमेंट की संख्या है इनफाइनाइट, लेकिन ये जिसको स्पैन कर रहे हैं, स्पैन ऑफ दिस, ये जिस वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहे हैं वो वेक्टर स्पेस कोई और नहीं, कौन है? एक्स एक्सिस, जो एक लाइन होती है जिसकी डायमेंशन कौन है? फाइनाइट कर दिया। वो फाइनाइट है, जबकि उसको स्पैन करने वाला सेट कौन है? इनफाइनाइट है। ये कह रहे हैं अ वेक्टर स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। कोई वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल का होगा इफ यदि इट इज स्पैन्ड बाय एन इनफाइनाइट। अगर वो इनफाइनाइट सेट से स्पैन हुआ तो उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होगी। गलत, इसका सही स्टेटमेंट था अगर वो इनफाइनाइट एलआई सेट से स्पैन हुआ तो वो इनफाइनाइट डायमेंशनल का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लिख देना फॉल्स। फॉल्स। सही स्टेटमेंट क्या लिखा जाए इसका? सही स्टेटमेंट क्या लिखा जाए? If it is spanned by and दो बातें हो सकती हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये लिख सकते हैं, spanned by a line infinite set. एक चीज है वो क्रेडिट दे दूंगा, वो हम सुधार देंगे। इसमें क्रेडिट दे दूंगा, इनको भी क्रेडिट दे दीजिएगा। स्लैटर हम इस्तेमाल तो किए हैं तो देना बनता है ना, इसको स्लैटर इस्तेमाल किए हैं तो देना बनता है ना। वो गड़बड़ी हो जाएगी, कल याद ही नहीं आया, नहीं तो हम कल सबको दे रहे थे, एक तरफ से दे दिए होते ना, और दे क्या तो उनका हक बनता है यार, जिसको जिसको देते हैं। अब जैसे दिए हाँ? अब जैसे ये को क्रेडिट दिए ना, वास्तविकता है इसलिए दिए क्योंकि कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो मेरे को नहीं आते, उन्हीं से पूछ के सॉल्व किए हैं। इसीलिए तो दोनों लोग सॉल्व किए हैं, तो कई मेरे को नहीं आते, हम उन्हीं से पूछ करके सॉल्व किए हैं, तो बनता तो है ये। हाँ, इसके सही स्टेटमेंट की तरफ आए तो एक स्टेटमेंट तो ये लिख सकते हैं, अ वेक्टर स्पेस is infinite dimensional, if it is spanned by an LI, if it is spanned by an infinite set which is LI,
इनफाइनाइट सेट या इट इज स्पैन्ड बाय एन li इनफाइनाइट सेट, एन लाइन फाइनाइट li इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अच्छा, दूसरी बात ये भी तो लिख सकते हैं अगर पलट के लिखा जाए कि अगर मेरा वेक्टर स्पेस किसी भी फाइनाइट सेट से स्पैन ही ना हो, अगर मेरा वेक्टर स्पेस किसी भी फाइनाइट सेट से स्पैन ना हो तो मजबूरी है हमको उसको स्पैन करने के लिए किसकी तरफ जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट सेट की तरफ। तो इस पे लिखा जाए इफ वेक्टर स्पेस डज नॉट स्पैन बाय अ फाइनाइट सेट देन इट इज इनफाइनाइट डायमेंशनल। दूसरे में ये लिख सकते हो ना, पहले ये लिख लो उसका बोल दे रहे हैं। ऐसा लिखते हैं ना क्या? वेक्टर स्पेस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल हाँ। इफ इट इज स्पैन्ड बाय एन फाइनाइट भाई इनफाइनाइट डायमेंशनल का कर रहे हो ना, बिल्कुल हो जाएगा। हमको ये कहना है कि वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल का है तो कब होगा, जब वो किसी भी फाइनाइट सेट से स्पैन ही नहीं होगा। जब वो किसी फाइनाइट से स्पैन नहीं होगा तो हमको जाना किसकी तरफ पड़ेगा, इनफाइनाइट की तरफ। कंडीशनल पार्ट से ही हाँ, कंडीशनल पार्ट में से एक मतलब कि इट इज नॉट स्पैन्ड बाय एनी फाइनाइट सेट, हाँ, उसको लगा सकते हैं। ये लिख लो तो दूसरा वाला स्टेटमेंट वो लगा सकते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में लिख देना वेक्टर स्पेस या डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस is infinite if it is not spanned by any finite set, जब वो किसी फाइनाइट सेट से स्पैन नहीं होगा लेकिन वेक्टर स्पेस है तो बेसिस तो रखेगा, मजबूरी हमको देखना पड़ेगा किसकी तरफ, इनफाइनाइट सेट की तरफ। और जैसे इनफाइनाइट उसको स्पैन किया उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट हुई। तो एक स्टेटमेंट हो गए, एक ये है, दो में से जो मर्जी वो लिख लो। तीसरा वो होता है जिसमें इसको गलत साबित किया जाए स्टेटमेंट। तीसरा वाला देख लो, तीसरे में हम कोई लॉजिक नहीं दे रहे, ये लॉजिक नहीं दे रहे हैं कि मतलब सही बात क्या हो, तो हम बस खाली इस स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए काउंटर एग्जांपल दे रहे हैं। तो बस काउंटर एग्जांपल तीसरे में हम दे रहे हैं ना, टेक M0 0 0 n0 0 0 q such that m n q belong to the R। इस सेट में हर वो एलिमेंट रख दो, इस सेट में हर वो एलिमेंट रख दो जिसकी पहली ये m n और q ये तीन की तीनों एंट्री रियल भर दी जाए। तो ऑब्वियस बात है 1 0 0 इसका हिस्सा होगा, 0 1 0 होगा, 0 0 2 होगा, 2 0 0 0 2 0 0 0 3 होगा। इवन कुछ भी डाल दो, अब तुम बोल दिए ना mn, तो इसकी कार्डिनेट इस सेट की खुद कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब अगर इसको कैपिटल एस कर दें, टेक s इज इक्वल टू दिस, देन स्पैन ऑफ कैपिटल S इज इक्वल टू R3 which is 3 dimensional, but cardinality of capital S is equal to infinite। लेकिन खुद कैपिटल S का ऑर्डर कैसा है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट स्पैन तो किया लेकिन जिसको किया फाइनाइट को किया, फाइनाइट डायमेंशन वाले को। इसके कहने के 3 रास्ते हैं मेरे पास।
dimension of capital B is equal to n, if dimension of capital B is equal to n, and if capital S span V, and if capital S span capital B, then capital S is a basis for capital B. अगर B की डायमेंशन n है और सेट कैपिटल S B को स्पैन करता है तो यस B के लिए बेसिस का काम करेगा। इट्स फॉल्स। जस्टिफिकेशन में वही बात लिख दिया, यस मस्ट बी एलाई एंड स्पैन कैपिटल B। S must be li and span capital B, then capital S is basis for capital B। जब तक li span नहीं होगा तब तक ये B के लिए बेसिस का काम नहीं करेगा। यानी आना है तो दोनों शर्त आए, li प्लस स्पैन। Subspace of R3 is R3 itself. The only three-dimensional subspace of R3 is R3 itself. जस्टिफिकेशन में सोचो क्या है? आरती की कोई जितने सब्जेक्ट रहेंगे जस्टिफिकेशन में कैसे कहोगे कि R3 का थ्री डायमेंशनल सबस्पेस कोई और नहीं सिर्फ R3 ही होगा। आरती को जनरेट करने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए। हाँ 3 अपन लोग ले लें। हाँ उसी का कोई भी मतलब पूरा हाँ वो तो खुद सबस्पेस बनाएगा हाँ। जो लेंगे हाँ है ना, उसको स्पेल करके हाँ पूरा every three li vector of R3 again span R3 R3 लिख दो सीधे सीधे। every three li vector every three li vectors of R3 always span R3। ये वर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। ये एवरी थ्री एलाई वेक्टर, आप कोई भी 3 एलाई वेक्टर लेते हो किसके R3 के, वो ऑलवेज किसको स्पेन करेंगे R3 को ही करेंगे। मतलब 3 डायमेंशन का कुछ भी बनाना चाहोगे तो कोई और नहीं कौन बनेगा R3 ही बनेगा। ठीक, सो आगे इसमें बढ़ा दें। सो ओनली 3 डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ R3, so only 3-dimensional subspace of R3 is R3 itself। R3 itself, कोई दूसरा नहीं हो सकता। नींद आ गई पे, नींद आ गई, ठीक है, नहीं आनी चाहिए। 3 महीने बिकॉज साफ से लेके इसमें पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला? काय? कौन से यहाँ तूफान आया था? पानी तो आएगा।
या कि ये कहो तुमको पेट्रोल नहीं मिला, हैं? ये कहो इनको पेट्रोल नहीं मिला। अच्छा ऐसे में वो लोग सही होते हैं ना जो रेगिस्तानी चूहे होते हैं, मेरे जैसे लोग, बहुत कम पानी। सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज करके आए तब पानी पी लिए, खाना खाने से पहले पानी पी लिए, उसके बाद तुम लोगों को पढ़ाने के बाद पी लिए तो पी लिए, नहीं कोई फिक्स नहीं, फिर शाम को खाना खाते वक्त पी लिए, बस इतना ही मेरा रहता है। ऐसे इसीलिए हम खुद को भी बोलते हैं रेगिस्तानी चूहे हैं। क्या? 21वें में आ गए, ट्रू फॉल्स खत्म भैया, 21वें में आ गए हैं। ठीक, जल्दी हम लोग एक ऑप्शनल क्वेश्चन से टकराएंगे, बहुत जल्दी तूफान टकराएगा, लैंडफॉल होगा। हाँ नहीं, यास उसको नहीं बोल सकते हैं, आउटिंग तालते भी बोलो, वो सबसे खतरनाक वाला बोलो उसको, क्योंकि 10 नहीं 10 स्टेटमेंट जिसमें आ रहे हैं ना, 10 मुड़वा बोलो, 10 मुड़वा। हुदहुद तो जब आया था तब हम BSc पढ़ाते थे, अभी हम कौन सा ऊपर पढ़ाते हैं, BSc की बात, तब BSc पढ़ा रहे थे, हुदहुद आया था। हुदहुद जब आया था तब हम 12 हाँ? में थे। 2009 में आया। हाँ तो तुम लोग भी तो पढ़ ही रहे थे, 9 में नहीं आया था। तुम लोग भी BSc कर ही रहे थे तब। 9 में नहीं। नहीं 9 में नहीं, 9 में नहीं, 13 अरे में 12 में तो हम पढ़ाना शुरू किए। 13 में आया था, 13 में। आ, 13 लास्ट में आया था। 13-14 के आसपास आया। 13 लास्ट में आया था, बताया हम तो क्यों? इसलिए आया था ना, यही बगल में मनीष की भी कुछ, क्योंकि मेरे इंटर की मैथ की बुक पे उसी का पेपर चढ़ा हुआ ना अक्टूबर था। 10 अक्टूबर। ना तब 13 मेमोरी मेमोरी अपनी बड़ी कम हो रही है ना, खुद नहीं याद नया है। हुदहुद वाला पेपर मेरे मैथ वाली बुक पे चढ़ा था, उसी को कवर में चढ़ाया। यहाँ अच्छी चीजें लोग याद नहीं रखते, हम लोग खराब का याद रखते हैं। The first four Hermite polynomials the first four Hermite polynomials are 1, 2t minus 2 plus 4t square, एंड करके एंड अगर माइनस 12t प्लस 8t क्यूब, माइनस 12t प्लस 8t क्यूब, ये जो चार होते हैं ना, इनको फर्स्ट फोर हर्माइट पॉलिनोमियल कहा जाता है। तुम लोग हर्माइट पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े? अच्छा वो लीजेंड्री बेसल पढ़े हो डिफरेंशियल इक्वेशन में ना, तुम लोगों में हट गया था। हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो 3 चैप्टर होते थे, लीजेंड्री बेसल हर्माइट, तीनों के जनरेटिंग फंक्शन आते थे, तीनों के हिस्से में वो चढ़ते थे, जनरेटिंग फंक्शन के बाद उनके रिकरेंस रिलेशन आते थे। तो ये है भी वैसे, लीजेंड्रे, बेसल और हर्माइट, ये तीनों एक साथ आते थे। तो उसमें हर्माइट वाले हिस्से में हर्माइट पॉलिनोमियल क्या कहे जाते हैं वो बातें बताई जाती थी। यहाँ हमको जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा जानने की, यहाँ डेविड इसीलिए खुद बता रहे हैं कि आपको ये 4 पॉलिनोमियल दिए गए हैं, 1, 2t minus 2 plus 4t square and minus 12t plus 8t cube। इन चारों लोगों को फर्स्ट फोर हर्माइट पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? किसका? इसी हर्माइट का? यार जनरल तो हम खुद भूल गए ना, जनरल हम खुद भूले पड़े, क्योंकि हम उसको दोबारा एक्चुअली मेरा सेकेंड ईयर जब चल रहा था, साल था 2008 सेकेंड ईयर में इसको पढ़े हुए थे। उसके जब हम पढ़ाना शुरू किए तो हर्माइट हट ही चुका था, 2012 हर्माइट हट गया था। तो इस बस ये 2008 की ही मेरी मेमोरी में है कि हर्माइट के क्वेश्चन आते थे, और फिर कभी इसको देखने का हुआ भी नहीं। कह सकते हो मेरी हद दर्जे की लापरवाही है और कुछ नहीं ना। हालांकि जब जो चीज़ पढ़े हुए उसको दोहरा लेना बनता है, लेकिन हम नहीं दोहराए, इसीलिए हम मेंबर ऑफ बैक बेंचर्स सोसाइटी MBBS। गड़बड़ी है कि उसमें MD सिंघानियम देखना मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है हर्माइट वो नहीं काटे हैं, क्योंकि हर्माइट बस खाली अपने यहाँ से अवैध वाले सिलेबस में कटा है, बाकी जगह पे शायद वैलिड है भी। These polynomials, तो ये लिख लो, बता देते हैं अभी किताब ले आते हैं, है यही। These polynomials arise naturally
study of certain, अभी खाली इंट्रो चल रहा है, of certain important differential equation, important differential equation, differential equation। ये जो चार होते हैं ये फर्स्ट फोर हर्माइट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दीज पॉलिनोमियल्स अराइज नेचुरली, ये पॉलिनोमियल अपने आप प्राकृतिक रूप से बनते हैं इन द स्टडी ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी करने के दौरान ये पॉलिनोमियल अपने आप ही सामने निकल करके आते हैं। Differential equation in mathematical physics, in mathematical physics, in mathematical physics, full stop। Show that दिखाइए कि the first four Hermite polynomials form a basis, main तो ये form a basis for P3, collection of all polynomial of at most degree 3, इनके लिए ये बेसिस को फॉर्म करेंगे। आप देखिए इसका जनरल फॉर्म ये हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n है, इसी को बोलते हैं। खतरनाक है इसका शेप देखने में ना। अपने लोग बनाते थे जब पढ़ते थे तब कि लेजेंड्रे पूछ ले, बेसल पूछ ले, हर्माइट न पूछे, क्योंकि वैसे दो के रिकरेंशियलेशन रटते रटते दिमाग खत्म हो जाता था। पढ़ाई भी से बहुत अच्छा ही जाता था, उसकी कोई बात नहीं। उसके लिए तुम नो कमेंट करें तभी अच्छा है। लिखना है इसको, ये तो वैसे डेगा सिंगानी मिलेगा। इसकी शुरुआत करो, ये दिखाओ कि ये लोग T3 के लिए बेसिस का काम करेंगे। एक ही तरीका है, इनको LI दिखाया जाए। मैं इसका नाम चलो LI दिखाते हैं। अगर ये हमको याद हो जाए ना तो मुझे अपने दिमाग पे शक होने लगेगा, मेरा ये कि किसी और का लग गया। शुरुआत कीजिए, पहले तो ये तय कर लो, ये जो तीनों वेक्टर दिए गए हैं वे वास्तविकता में P3 के हैं, क्योंकि अगर कोई P3 का ही नहीं होगा तो P3 के लिए बेसिस का ही बनाएगा। बेसिस बनाने के लिए जो एलिमेंट सामने आते हैं वो उसी दिए गए मेन वेक्टर स्पेस के ही होते हैं। तो एक बात तो साफ है, सॉल्यूशन में लिखना क्लियरली, स्पष्टता है, क्लियरली 1, 2t, -2 + 4t², -12t
प्लस 8t क्यूब आर बिलोंग टू द P3। पहली बात तो ये साफ है कि तीन के तीनों P3 के ही मेंबर हैं। Now we check these are alike or not. Now we check these are alike or not. याद है पहला कॉलम वेक्टर किससे बनेगा? पहला कॉलम वेक्टर कांस्टेंट से 1 0। सोच लो पहला कॉलम वेक्टर पूछ रहे हैं किससे बनेगा? अच्छा ये बताओ नाम हम क्या ले रहे हैं? नाम क्या ले रहे हैं? कॉलम वेक्टर। हर वेक्टर से एक कॉलम, हर वेक्टर से एक कॉलम, मतलब एक वेक्टर उठाओ उस वेक्टर से पहला कॉलम बना डालो। ये याद रखना है कि कॉलम बनाते वक्त टॉप से बिलो जो एंट्री भरी जाएगी वो डिग्री के बढ़ते हुए क्रम में भरी जाएगी या घटते हुए क्रम में। क्या किया जाए ये हम तय बोल दे रहे हैं। क्योंकि हम नाम ले रहे हैं कॉलम वेक्टर, इसका मतलब हर कॉलम किसी ना किसी एक वेक्टर से बनेगा। पहला कॉलम पहले वेक्टर से बनेगा, दूसरा कॉलम दूसरे वेक्टर से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पांचवा पांचवे से, छठवां छठवें से, nवां कॉलम nवें वेक्टर से बनेगा। सर ऐसा 1 0 0 1 0 0 फिर या तो ऐसे लिखते चले जाएंगे 1 0 -2 1 0 -2 हाँ उसके बाद 0। सोच लो सर जो तुम बोल रहे हो हम वापस वर्डिंग अपनी दोहरा रहे हैं। ये याद करो पुरानी बातें भूले हो। 1 0 1 कॉलम बोलो, कॉलम अपने को रो नहीं चाहिए, कॉलम बोलो। 1 2 1 2 1 2 4 4 8 8 1 1 2 0 -12 1 2 0 -12। नहीं 1 नहीं भयानक गलती मार रहे हो, भयानक गलती। अभी भी तुम मेरी बात को पकड़ ही नहीं पा रहे। जो हम बोल रहे हैं हम करें हर कॉलम एक वेक्टर से बनेगा। एक वेक्टर उठा लो, एक वेक्टर उठाओ, पहला कॉलम बना डालो। 1 0 0 0 हाँ अभी आए, लेकिन ये यही तो याद करने की बात है। 1 0 0 ना याद करो, ये याद करो। हम पहले ही दोहरा दिए, तुम लोग ध्यान दीजिए। कॉलम को बनाते वक्त जो एंट्री भरी जाएंगी वो डिग्री के बढ़ते हुए क्रम में भरी जाएगी। तो सबसे छोटी डिग्री में आमतौर पर कांस्टेंट की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक, लेकिन फिर भी हम उसको थोड़ी देर के लिए गलती से पढ़ रहे हैं 0 डिग्री वाला। तो 0 डिग्री मतलब कांस्टेंट वाला हिस्सा भरो। पहला पॉलिनोमियल देखो कौन है? पहला वेक्टर 1 है, सिर्फ कांस्टेंट है। इसके बाद जो 3 डिग्री तक दौड़े हैं, 1 डिग्री वाले टर्म का कोफिशिएंट 0, 2 डिग्री का कोफिशिएंट 0, 3 डिग्री का 0। तो इसका मतलब 1 कांस्टेंट वाला, फिर डिग्री 1, फिर डिग्री 2, फिर डिग्री 3। ये रहा 1 को उठाए 1 0 0 0। अभी देखना आप दूसरा उठा रहे हैं तो दूसरा वेक्टर पकड़ेंगे। सेकंड कॉलम मतलब सेकंड वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर ये रहा कांस्टेंट टर्म बोलो 0, ठीक। 1 डिग्री वाला 2, 2 डिग्री वाला 0 3 डिग्री वाला 0। अच्छा इनको उठाओ, कांस्टेंट वाला हिस्सा -2, 1 डिग्री 0 2 डिग्री 4 3 डिग्री 0 0। इनको उठाते हैं 0 0 -12 -12 0 0 8। अच्छा अब रुको, अभी भी हम नहीं कह रहे मेरा सही है कि गलत है, अभी भी हम नहीं कह रहे। अभी हम इसको चेक करके दिखा देते हैं कि बात ये सही है कि नहीं सही है। इधर लगा देंगे 1। सुनो इसको LILD तो चेक करना था, तो ऐसा नहीं लिख देते C1 × 1 प्लस C2 × 2t प्लस C3 × -2 प्लस 4t स्क्वायर प्लस C4 × -12t प्लस 8t क्यूब बराबर 0 वेक्टर लिख सकते हैं। कांस्टेंट वाले हिस्से पकड़ो। पहले में कांस्टेंट का हिस्सा 1 × C1 कांस्टेंट का हिस्सा प्लस 0 × C2 कांस्टेंट का हिस्सा -2 × C3 कांस्टेंट का हिस्सा प्लस 0 × C4 कांस्टेंट फैक्टर प्लस 1 डिग्री वाला टर्म। 1 डिग्री मतलब बाहर t रहेगा, यहाँ कितना 0 × C1, इधर कितना 4 C2
C2 इसमें कितना C3 प्लस 0 C3 0 C4 प्लस 0 C4 अब इंटू कितना T प्लस अगला बोलो T स्क्वायर की टर्म T स्क्वायर कर दीजिए। पहले वाले में 0 C1 दूसरे में T स्क्वायर का टर्म 0 C2 अगले में T स्क्वायर का टर्म 4 C3 अगले में T स्क्वायर का टर्म 8 T स्क्वायर का 0 C4 T स्क्वायर और लास्ट बचा T क्यूब वाला यहाँ नहीं है इधर नहीं है अकेला है कितना केवल लिख दें 8 C4 T क्यूब इज इक्वल टू 0 प्लस 0 T की पावर 1 प्लस 0 T स्क्वायर प्लस 0 T की पावर 3 चलेगा ऊपर एक गलती है कहाँ पर T वाली टर्म में तो लास्ट वाला जो C4 है ना हाँ तो माइनस स्क्वायर अच्छा माइनस -12C4 अभी सही है सब जी सर अब बारी बारी एक एक हिस्से को कंपेयर करा लेते हैं सीधे कांस्टेंट वाले कांस्टेंट से कंपेयर कराएं तो देखो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ डिफरेंट वो लीनियर इक्वेशन बन चुका है पहला क्या मिल रहा है C1 -2 C3 इज इक्वल टू 0 अगले से 2 C2 माइनस 12 C4 इज इक्वल टू 0 अगला 4 C3 इज इक्वल टू 0 और 8 C4 इज इक्वल टू 0 अब सोचो पहला कॉलम C1 की वजह से बनता 3 C4 0 C2 0 1 0 0 0 दूसरा कॉलम C2 की वजह से बनता पहले में C2 नहीं है 0 चढ़ गया दूसरे में 2 है 2 चढ़ा तीसरे में 4 है नहीं C2 नहीं है तो तीसरे में 0 चढ़ा चौथे में भी नहीं 0 चढ़ा चाहे तो इतना तामझाम करके इसको लिखो और चाहे केवल एक बात याद रखे रहो कि तुम बनाने किसको जा रहे हो कॉलम वेक्टर इसलिए हर कॉलम बनेगा एक वेक्टर से पहली बार और जो भरे जाएंगे कॉलम में वो ऊपर से नीचे भाग बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए बस इतना याद रखो अपने को यही ज़्यादा आसान लगता है कौन इतना टिटिम्बा पालेगा पढ़ाते चले ना तो फील वही आता है गानू गायन फिंगर गिर पड़े प्यारी इतना अगर तामझाम फैलाओ बीएससी पढ़ते रहो तो समझ में आता है भाई नंबर में है नहीं इतना लंबा लिखो पता चलेगा सामने वाला जवाब तलाश रहा है और तुम उस कंडीशन में जा रहे हो गानू गायन फिंगर गिर पड़े प्यारी उसमें पढ़े हैं गांगू थे एक लोग ठीक उनको भेजा गया सामान लाने के लिए तो कहा देता है गानू गायन फिंगा गिर पड़न प्यारी पैरा बिछा हुआ था गर्मी बहुत थी लेट करके उसी सो गए ध्यान से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं नहीं मिला कुछ ये बताओ कुछ करने की जरूरत है ऑलरेडी विकलांग फॉर्म में थे सबके सब पाइवोटेड हो गए इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट every vectors या collection of these vectors collection of these vectors are aligned इन वेक्टर का कलेक्शन कैसा होगा एल और एल है तो P3 के लिए बेसिस का काम करेंगे सो they form basis for P3 इसलिए ये लोग P3 के लिए बेसिस बनाएंगे अच्छा तो ये लोग P3 के लिए बेसिस बना रहे हैं कि हम किस बात से लिख दिए सर एल आ गए तो P3 को इसका अंदर ये 4 लोग नीड है एल आ गए स्पैन नहीं चेक किए हम हाँ तो यहीं से क्लियर हो गया हाँ 4 वो बोलो किस बात से ये कह रहे थे हाँ बोलो कौन सी थ्योरम थी थ्योरम याद करो नहीं स्पेलिंग सेट थ्योरम नहीं थी स्पेलिंग सेट थ्योरम 5वीं थी अब तो हो चुका ये हाँ
बेसिस थ्योरम देख लो, स्टेटमेंट देख लो ना, भूले लो। कोई नाम भी था उस स्टेटमेंट का कि नहीं था? कोई नाम था कि नहीं था? 10वीं 11वीं देखो तो भाई दो जगह पे है। वेक्टर भी है बेसिस ऑफ n वेक्टर्स, देन implications of it must be consist of objective element। कोई नाम है? नहीं, कोई नाम? बेसिस थ्योरम तो जो था वो तो शायद संख्या बताने के लिए था। तो यही संख्या से डिसाइड हो जा रहा है ना। हाँ, तो भाई तो हम कह रहे हैं, अब तुम नाम खोजने लगे, तुमको सीधे बोलना चाहिए था नाम है ये, नहीं खोजे क्या? बस थ्योरम है, उसी थ्योरम के इस्तेमाल से बोला है। बाईसवां हम सोच रहे हैं तुम लोग खुद से लगा लो, तो 22वें के लिए जगह छोड़ दो। बता दें 22वें में कह रहे हैं ना लेग्रे पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे हर्माइट के 4 पॉलिनोमियल आते हैं ऐसे लेग्रे के आते हैं। इन्होंने कहा है कि 2 - 4t + t² पहला पॉलिनोमियल, अगला दे रहे हैं 6 - 18t + 9t² माइनस नहीं गड़बड़ कर दिए, उल्टा लिखी दिए। पहला दे रहे हैं 1, दूसरा दे रहे हैं 1 - t, तीसरा दे रहे हैं 2 - 4t + t², और चौथा इन्होंने दिया है 6 - 18t + 9t² माइनस t³। कह रहे हैं ये जो 4 होते हैं ये फर्स्ट 4 लेग्रे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। आपको ये बताना है कि ये लोग P4 के लिए, सॉरी P3 के लिए बेसिस का काम करेंगे। सेम टू सेम तो है। 25 कराइए, 25 इसको हम नहीं करा रहे फिर। 23 24 हो गई। हाँ 23वां भी डिट्टो उसी तरीके से कोऑर्डिनेट निकालना है 23वें में, निकाल ही सकते हो ना। 24वें में वही सेम कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। 24वें भी कोऑर्डिनेट निकालने का ही है। हाँ, एक हमारे पॉलिनोमियल बेसिस लिया, अगले वाले में अगर कहो तो एक कोऑर्डिनेट निकालें, और हो जाए तो कोऑर्डिनेट, आई होप हमें कोऑर्डिनेट नहीं निकालना चाहिए। पिछला चैप्टर पूरा कोऑर्डिनेट के ही नाम पे चला हुआ है। ठीक, तो अब सीधे हम 25वें पे आ रहे हैं। अब हम 25वें पे नहीं आ रहे हैं, अब हमारे उस तूफान की तरफ जिसका इतनी देर से इंतजार था। ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम, वैसे उम्मीद नहीं है कि सारे ऑप्शन इस पे आ जाएंगे, फिर भी ट्राई करते हैं। लेट कैपिटल S is the subset of capital V where capital V is a vector space. Capital V is a vector space of dimension n. यह से एक सबसेट है कैपिटल V का, जहां कैपिटल V एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है। n का मतलब हम इसको नॉन जीरो ले रहे हैं, ठीक है, वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो ही ले रहे हैं उसे। देन अब सोचते रहना, हम ऑप्शनल लिखते जा रहे हैं, एक एक ऑप्शन तुम लोग सोचते रहो यहीं से। पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है अगर स्पैन ऑफ कैपिटल S बराबर V है, ठीक, या स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू V तभी होगा इफ, यदि, बदल रहे हैं हम, जो लिखे हैं उसको नहीं करा रहे, इफ कार्डिनलिटी ऑफ S यानी कैपिटल S में एलिमेंट की संख्या इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल V। पहली बात, अभी सोचते रहो। दूसरी बात हम लिख रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं स्पैन ऑफ कैपिटल S सबसेट होगा कैपिटल V का ओनली, केवल तब, ओनली
when cardinality of capital S less than dimension n, स्पैन ऑफ S V का सबसेट होगा ओनली केवल तब जब कार्डिनलिटी ऑफ S लेस देन n। तीसरी बात, स्पैन ऑफ S सबसेट ऑफ कैपिटल V only when cardinality of capital S either less than or equal to n। ऊपर सिर्फ लेस देन कह रहे हैं, नीचे लेस देन आर इक्वल टू। कट गया, रिसीव कर लो फिर आएगा वापस कॉल बैक। देखने को तो बैरो पड़ेगा और वापस कॉल बैक आएगी अभी फिर से ना, अभी रिकॉर्डिंग फिर से बंद होगी इसलिए रिसीव कर लो। कैपिटल S always, capital S always span, capital S always span at least one subspace, at least one subspace of capital V। कैपिटल S always span at least one subspace of capital V। कुछ भी हो जाए, ये सेट कैपिटल S कैपिटल V वेक्टर स्पेस के कम से कम एक सबस्पेस को स्पैन तो करेगा ही करेगा। पांचवी बात, इफ यानी वेक्टर स्पेस कैपिटल V को हम ले लेते हैं R3, थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इफ V इज इक्वल टू R3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल S इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, और जो सेट कैपिटल S लें उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ले लिए जाए, एंड कार्डिनलिटी ऑफ S इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, कॉमा देन एलिमेंट्स of capital S can span at least two subspace, at least two subspace, at least two subspaces of capital V। अगर हम कैपिटल V बराबर R3 ले लें, पहली बात, और दूसरी बात जो सेट कैपिटल S दिया गया है सबसेट ऑफ V, उसकी कार्डिनलिटी दो या दो से ज्यादा ले लें, तो जो कैपिटल S के एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कम से कम दो सबस्पेस को तो स्पैन करेंगे ही करेंगे। पांचवें के बाद फिर छठा लिखना, छठा स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 5। Statement 5 is always true, is always true for V is equal to R2, R3, R4, but not when V is equal to R5। जो ये पांचवा स्टेटमेंट हमने कहा है कि V बराबर R3 ले लें तो कार्डिनलिटी ऑफ S ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, ठीक, देन एलिमेंट ऑफ कैपिटल S कैन स्पैन एटलीस्ट टू सबस्पेस ऑफ कैपिटल V। यानी आप V की जगह R3 ले लो, R2 ले लो, R4 ले लो, तो ये स्टेटमेंट हमेशा सही होगा। लेकिन जैसे आप V की जगह R5 लोगे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये हुआ छठा। सातवें पर आओ,
सातवें में करें डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू एन इफ कैपिटल एस इज एल सेट। अगर कैपिटल एस एल सेट है तो स्पैन ऑफ एस की जो डायमेंशन होगी वो एन होगी। आठवां में है स्पैन ऑफ एस इज एल आई। सेट कैपिटल एस का जो स्पैन होगा वो एल आई होगा इफ यदि कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू एन। अगर कैपिटल एस की और मेन वेक्टर स्पेस जो दिया गया है वी उसकी दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो जाए, सॉरी डायमेंशन ऑफ वी एन है और एस की कार्डिनलिटी भी एन कर दी जाए तो स्पैन ऑफ एस जो होगा वो एल आई सेट होगा। 9 if V is Li, then capital S must be Li. Then capital S must be Li. अगर V वेक्टर स्पेस Li हो गया तो ये कैपिटल S भी Li होगा। और 10वां स्टेटमेंट कहता है 9 यानी ये स्टेटमेंट 9 इज मीनिंगलेस। ये 10 स्टेटमेंट टोटल हैं। देखो और सोचो इसको। कौन सही कौन गलत। 10 के 10 स्टेटमेंट सामने है। कैपिटल एस सबसेट है वी का और वी को साफ साफ कह रहे हैं वी एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है। स्पैन ऑफ s इज इक्वल टू वी इफ कार्डिनलिटी ऑफ s एंड डायमेंशन ऑफ v बोथ आर इक्वल। कैपिटल एस में मेंबर की संख्या और दिए गए वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जिस दिन दोनों बराबर होगी उस दिन कैपिटल एस का स्पैन वेक्टर स्पेस v के बराबर होगा। पहली बात स्पैन ऑफ s सबसेट होगा v का ओनली व्हेन केवल तब ऐसा होगा जब कैपिटल एस में मेंबर की संख्या वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कम बैठे। अगली बात स्पैन ऑफ s सबसेट होगा v का ओनली व्हेन केवल तब जब कार्डिनलिटी ऑफ s लेस देन आर इक्वल टू n। इसका मतलब जिस दिन कैपिटल s में एलिमेंट की संख्या n से ज्यादा होगी, जिस दिन कैपिटल S में एलिमेंट की संख्या n से ज्यादा होगी उस दिन स्पैन ऑफ s v का सबसेट नहीं होगा। डिनाई कर दिया। s ऑलवेज स्पैन जो ये सेट s दिया गया है ये हमेशा स्पैन करेगा ऑलवेज स्पैन एटलीस्ट वन सब स्पेस ऑफ कैपिटल वी। ये हमेशा कैपिटल वी के एक सब स्पेस को तो स्पैन करेगा। इफ v इज इक्वल टू r3, अगर v बराबर r3 आप लेते हो और कैपिटल S में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट रख देते हो, कार्डिनलिटी ऑफ s ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, देन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल S, तो जो कैपिटल S के एलिमेंट्स हैं, कैपिटल S के एलिमेंट कैन स्पैन, वो स्पैन कर सकते हैं एटलीस्ट 2 सब स्पेस ऑफ कैपिटल V। वो कैपिटल V के कम से कम 2 सब स्पेस को स्पैन कर सकते हैं, अलग अलग भी या एक साथ आकर के भी, कैसी भी शर्त है। स्टेटमेंट 5 इज ऑलवेज ट्रू। ये पांचों स्टेटमेंट हमेशा सही होता है अगर आप B की जगह पर R2 रखते हो, R3 रखते हो, R4 रखते हो, लेकिन उस दिन गलत होता है जिस दिन आप वहां R5 होते हो। वेक्टर स्पेस के R5 होते ही पांचों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनका हिस्सा स्पैन ऑफ S एक सब स्पेस होता है, इसकी जो डायमेंशन है वो n होगी अगर कैपिटल S Li है। अगर S Li नहीं है तो इसकी डायमेंशन n नहीं हो सकती और चाहे जो हो जाए। स्पैन ऑफ S इज Li, स्पैन ऑफ S Li होगा इफ कार्डिनलिटी ऑफ S इज इक्वल टू n। इफ V इज Li, अगर आपका वेक्टर स्पेस Li है तो आपका सेट कैपिटल S मस्ट बी Li होगा। और लास्ट वाला कहता है कि 9वीं बात मीनिंगलेस है, ऐसी बेमतलब की बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं है। सोच करके जवाब दो कौन सी बात
उनका लीनियर आता रहेगा ना, वो कहेगा पागलपंथी वाला क्वेश्चन है। हाँ, कई ऑप्शन बिल्कुल पागलपंथी वाले हैं, लेकिन अब जिनको नहीं आ रहा उनके लिए थमना। 7वां सही 8वां गलत। रुको 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 5 2 7 शुभम के अकॉर्डिंग शुभम 7वां। अब जिस पे सही बोलोगे उसमें बस खाली यस लिख दे रहे और गलत वाले पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, सही वाले खाली पहचान लो बस। सर 10वां सही। 10वां ये तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। हाँ अच्छा 10वां से क्या मीनिंगलेस। अच्छा ये मीनिंगलेस क्यों हुआ, ये जवाब सोचे रखना। कमलेश रुको 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 कमलेश किस पे आ गए? 10वां सही 9 गलत। नहीं सही वाले खाली पहचान लो, बाकी जिस पे नहीं लिखेंगे वो गलत है, वरना इस छोटे से बोर्ड पे फंस जाएंगे। हाँ 10वां सही और 10वें के बाद सर तीसरा सही है। तीसरा सही। तीसरा कहाँ गया, ये रहा तीसरा शुभम के अकॉर्डिंग तीसरा सही। दीपेंद्र कौन सा बोल रहे हो? पहला दूसरा भी सही बोल रहे हो? तीसरा ठीक है, तीसरे पे अच्छा तीसरा हो गया। चौथा सही। कमलेश चौथे पे सही बोल रहे हो। तुम 7वें पे आ रहे हो? 5 2 7 ठीक। दसवां पे सारे लोग सहमत हो गए। मिला करके दीपेंद्र पहले पे हो, तीसरे पे हो, उसके बाद और हिस्से में कहाँ हो, ये लास्ट वाले पे सारे लोग कैसे सहमत हो, और 7वें पे हो। ठीक, शुभम कितने पे हो? शुभम 1 ये रहा ठीक है, और उसके बाद ये लास्ट वाला 2 हो गया, उसके बाद ये तीसरा वाला 3 हो गया। आप सुनो, चलो धीमे धीमे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक लाइन का खाली बस जस्टिफिकेशन लिखते चलना, एक लाइन का, और समझते रहो। पहली बात तो इन्होंने कहा यस इज द सबसेट ऑफ वी, एस इज द सबसेट ऑफ वी, और वी की डायमेंशन n है। हम अपने पास जगह बना रहे हैं, इसको हटा दें, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये याद रहेगा हमको। सिर्फ 2 बातें हैं, एस सबसेट ऑफ वी पहली बात, और डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू n अगली बात। ये कह रहे हैं स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी उस दिन होगा जिस दिन यस की डायमेंशन कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी होगी। जिस दिन कैपिटल एस में उतने ही एलिमेंट आ जाएं जितनी इसकी डायमेंशन है, मतलब कैपिटल एस में टोटल n एलिमेंट को भर दें, तो उस दिन स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी होगा। सीधे गलत, इसलिए गलत। एग्जाम्पल देखना तुरंत। R3 की डायमेंशन बोलो। R3 की डायमेंशन
ठीक 3 है। अब कैपिटल यस सबसेट ले रहे हैं R3 का, और कैपिटल यस हम ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0। तो कार्डिनलिटी ऑफ S इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R3 बराबर है, लेकिन क्या स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू R3 होगा? नहीं। गलत, पूरा डिपेंडेंट ले लिया, हो गई दिक्कत। तो काउंटर एग्जांपल में यही बात लिख देना, एक लाइन में पहले गलत काट दो सीधे सीधे, और उसके बाद फिर यही लिख देना एग्जांपल। एक्चुअली हम ना एग्जांपल से डिस्कार्ड नहीं किया, हम थ्योरी से डिस्कार्ड किया, और थ्योरी यही कहती है कि आप कैपिटल एस में बैठे एलिमेंट की संख्या, कैपिटल एस में बैठे एलिमेंट की संख्या को डायमेंशन के बराबर करके स्पैन करके मेन वेक्टर स्पेस नहीं पा सकते। उसके लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए, पहला एलिमेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए, दूसरा कैपिटल एस को क्या होना पड़ेगा, ये Li होना पड़ेगा। Li हो और उतने ही मेंबर रखे जितनी आपकी डायमेंशन है, तब वो बेसिस का काम करेगा, और तब हम कहेंगे स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू कैपिटल वी, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ठीक, एक तो ये हुआ पहला गलत। अब देखना कितने अरमान पे पानी गिरता है। ठीक है, तो ये गया अरमान से, इस पर आओ, इस पर कमलेश सही काटे इसको। सुनो, ये भी गलत। गलत। स्पैन ऑफ S इज द सबसेट ऑफ V ओनली व्हेन, ये आंख का धोखा, खुली आंख का धोखा है ये। कैपिटल या सबसेट है किसका? V का। ये बताओ, हम अपने ही घर के हिस्से हैं, हम अपने ही घर के हिस्से हैं, ठीक है। मेरे नाम के साथ एक बात जुड़ गई है कि भैया अनुभव द्विवेदी कौन है? शिवरन द्विवेदी के लड़के हैं, ठीक। अब हम चाहे अमेरिका चले जाएं, जापान चले जाएं, एक दिन हम ट्रम्प चर्चा की जगह पे हम बैठ जाएं, जो बाइडेन की जगह पे हम ही बैठ जाएं, ठीक हो गए राष्ट्रपति। स्पैन तो कर गए खूब अच्छे से, तो स्पैन कर गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने ही घर के सबसेट हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम कितना भी स्पैन कर ले, मेरे ऊपर कोई शर्त नहीं लगी, हम कितना भी स्पैन कर ले, कहीं भी रह करके चले जाएं, कहीं भी कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाएं, हम अपने घर का सबसेट ही रहेंगे, हम अपने घर का सुपरसेट नहीं। अरे बेटा बाप का बाप नहीं बन सकता, वो हमेशा रहेगा छोटे ही हिस्से पर। तो स्पैन वर्डिंग जो है ना, कैपिटल एस इज द सबसेट ऑफ V, पहले कह दिया। तो कैपिटल एस का स्पैन ज्यादा से ज्यादा चढ़ भी सकता है, तो कहां तक पहुंच सकता है? V तक पहुंच सकता है, V का सुपरसेट नहीं बन सकता है। इसीलिए ये बात तो हमेशा सही है। तो ये और ये दोनों बातें वैसे ही गलत है, क्योंकि आप ओनली व्हेन शर्त लगा रहे हो, कोई शर्त की जरूरत ही नहीं है, आप ज्यादा एलिमेंट भी भर दोगे ना तब पर भी चलेगा। ये देखना एग्जांपल R3 की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे खास अपना यही है। कैपिटल एस देखना, कैपिटल एस सेट ले रहे हैं 1 0 0, सही है। अगला देखना 0 1 0, अगला देखना 0 0 1, कई मेंबर हुए? कार्डिनलिटी बराबर कर चुके हैं, ठीक है। कम वाला तो पहले ही इनकार कर दिए, क्योंकि बराबर लाते ही अब इस पर सोच रहे हैं। अगला देखना 2 0 0, ऊपर निकल गए कि नहीं? अच्छा सोचो, ऊपर निकल गए, अब यस का स्पैन करो, क्या बनाओगे? R3 बनाओगे, लेकिन R3 itself the subset of R3, R3 itself the subset of R3। तो हमने तो यस के ऊपर कोई ऐसी शर्त डाली ही नहीं है, हमने यस के ऊपर कोई ऐसी शर्त नहीं डाली है। अच्छा वैसे भी सोचो, क्या ये जो सेट लिए हो, ये सेट क्या ये प्रॉपर सबसेट है V का कि नहीं है? क्या ये R3 का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? R3 में कितने मेंबर? इनफाइनाइट। अपने पास कितने मेंबर? 4। लेकिन उसके बावजूद भी इसका स्पैन कैपिटल V का सबसेट होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। अच्छा अब सुनो, प्रॉपर सबसेट, चलो यहाँ चूंकि हम प्रॉपर सबसेट का साइन लगाएं, चलो प्रॉपर सबसेट करके दिखा देते हैं, दिमाग चलाना बस, और कुछ एलिमेंट बढ़ा ले रहे हैं ना। एक तरफ लिए 1 0 0, इसको ले रहे हैं 2 0 0, और इसको ले रहे हैं 0 1 0। बोल भैया स्पैन करके क्या बनाओगे? स्पैन करके क्या बनाओगे? 1 0 0 2 0 0 0 1 0, यही लिए हैं। और इसका स्पैन बनेगा क्या? XY प्लेन बनेगा। हाँ, इसका स्पैन XY प्लेन बनेगा, लेकिन ये XY प्लेन किस दुनिया में बनेगा? R3 में। सोचो कार्डिनलिटी इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक, बराबर पर आ गई।
एक बढ़ा दे 3 0 0 कर दे तब भी क्या बनेगा? मतलब हम कार्डिनलिटी बढ़ा दे रहे 3 0 0, अब कितने हो गए? 4 ज्यादा हो गए। उसके बावजूद भी अभी भी कौन बन रहा है? एक्स वाई प्लेन। सबसेट तो रहेगा, चढ़ के ऊपर जा ही नहीं सकते हो। बीएससी में पढ़ने वाला लड़का ज्यादा से ज्यादा डिग्री ले सकता है 3rd ईयर तक की, उसके बाद वो लड़का बीएससी का कहा ही नहीं जाएगा। उसके बाद तो वो कहा जाएगा तो केवल किसका? एमएससी एमए बीए जो भी कर रहे हो महाराज। ठीक, तो इसका मतलब ये जो बात इतनी लिखी गई ना, ये ब्रह्मवाद की है। आपको इसके ऊपर कोई शर्त लादने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें ना सब बेमतलब की, बेफिजूल बातें हैं। तो ओनली व्हेन की वजह से सब डंप कर गया। अब समझ में आई गलती? अच्छा, क्या सोच के सही टिक मारे थे वो बोलो। सर मतलब जैसे यस जो सबसेट था, हाँ उसमें एनआईआईडी की कंडीशन नहीं थी, हाँ तो हम क्या कि मतलब ए से एन से लेस लेके हाँ सारी पॉसिबिलिटीज को एक स्पैन जो करेगा सबसेट बनेगा ही बनेगा। हाँ। हाँ, जीरो भी लेके से लेस सोचे थे, लेकिन ग्रेटर ये नहीं ध्यान दिए कि यस में अगर ग्रेटर ले लेंगे आइडेंटिटी से, हाँ। तब भी तो स्पैन रह जाएगा। तुम इस पे नहीं सोची, इस शर्त को हटा भी दें तो मेरा क्या नुकसान होगा? हाँ। कोई नुकसान नहीं होगा। ये शर्त फालतू में ला दी गई है। ओनली व्हेन कह के आप हमको बांध रहे हो, हम तो पहले से बंधे पड़े हैं। ओनली व्हेन कह के आप कह रहे हो कि इतना होगा तभी तुम उसके हिस्से आओगे, और जबकि हम तो पहले ही कह चुके हैं। अरे हम जिस घर, बहुत सीधी सी कहावत है, जो ने काट के पकड़ा वही लागत है। सीधी सी कहावत है कि अगर आप किसी टुकड़े को काट करके, अब वैसे भी ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले लोग सिमेट्री अच्छे से जानते हैं कि अगर आप स्क्वायर का एक टुकड़ा यहाँ से काट करके निकाल दो ना, रोटेट करा के लगाओगे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो टुकड़ा निकला ही यहीं से है। तो हम जिस दुनिया के सबसेट है, मेरा स्पैन उसी दुनिया को ही बना सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा होगा तो उसके बराबर आ जाएगा। तो ये ओनली व्हेन वाली बात जो इन्होंने जबरदस्ती थोप दी ना, यही सब तहस नहस कर दिया, ये गलती थी। अगले पे आते हैं। अगला, कैपिटल यस ऑलवेज स्पैन, कैपिटल यस हमेशा स्पैन करेगा एटलीस्ट वन, कम से कम एक सबस्पेस ऑफ कैपिटल बी। कमलेश तुम इस पे टिक मारे हुए थे, Yes, sir. सोच के जवाब दो क्यों इसको सही किए थे। क्योंकि सर यस कोई भी सबसेट लेंगे बी का, हाँ। या फिर जीरो भी सबसेट लेंगे तो स्पैन करेगा ही करेगा। कैपिटल यस ऑलवेज स्पैन, कैपिटल यस हमेशा स्पैन करेगा कम से कम एक सबस्पेस ऑफ कैपिटल बी। सर यस जीरो भी ले लेंगे तो स्पैन आप जीरो का जीरो मतलब यस इज इक्वल टू कह रहे हो हम सिंगलटन जीरो ले लेंगे। हाँ। हाँ जीरो स्पेस बना देगा, हाँ जीरो स्पेस बी का सबसेट नहीं हो जाएगा सर। यस बराबर सिंगलटन जीरो है, तो स्पैन ऑफ एस एस इज इक्वल टू अगेन ओनली सिंगलटन जीरो, और वो जीरो स्पेस है। ठीक, सही सही। जानते हो, थोड़ा सा और पहले आ जाते मजा आ जाती, थोड़ा और पहले। हाँ बस बस, S इज द सबसेट ऑफ V कह रहा है ना। अरे हम ले रहे हैं S इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज द बेसिस फॉर द जीरो स्पेस, फिर हम वही जीरो स्पेस ही बना देते। फिर अब जिस दिन सर एस एलडी हो गया, कोई सब्स्टिट्यूट है? ये जो लिए थे LD लिए थे, सिंगलटन जीरो LD लिया था। बेसिस थोड़ी देखना सर, स्पेस देखना। अच्छा लोग LD कर रहे हैं, ये ध्यान देना, LD कर रहे हैं। कैपिटल S इज इक्वल टू, देखो LD कर रहे हैं 1 0 2 0 है LD, एक सब स्पेस को स्पैन कर रहा है, किसको? x एक्सिस को, ये एक्सेस पूरी x एक्सिस को स्पैन कर रहा है। ये तो तुम सुपर आगे ऊपर वाली कंडीशन पे जहां धोखा खाने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। धोखा खाने की गुंजाइश तो ना 5 पर 0 पर आ रही थी, वो भी आपको बचा दिया। सोचो हम एकदम मतलब 72 से 72 कंडीशन पे उतर आए हैं कि भैया जिस दिन मेरा सेट एकदम इम्पटी हो जाएगा, अपनी जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहेगी ना, फिर भी उस दिन हम जीरो सब स्पेस को स्पैन कर रहे होंगे ना। तो इसका मतलब हम हमेशा करेंगे ही करेंगे, ये सही है ना। चौथा सही, चौथा धुआंधार सही है। ऊपर के 3 गलत, चौथा सही है। अभी नीचे वाले पे सोचा जाता है। मतलब मेरे दिन कितने भी खराब हो जाएं, एलिमेंट डाल दिए सोने पे सुहागा, सेट के पास एलिमेंट आ गया, स्पैन तो करेगा। तो सबसे बदतर दिन क्या होगा? जब सेट के पास कोई आने को तैयार नहीं होगा। फाई दुनिया में किसी भी सेट का सबसेट होता ही होता है। तो चलो हम फाई भी कर लेते हैं। फाई कर लोगे, आपने हमको बेसिस बना दिया। सोचो तुम तो हमको मारने को उतारू थे और हम ब्रह्मा बन गए उसी दिन। तुम हमको इम्पटी कर दिए,
खाली खाली एकदम, और हम बेसिस बन गए किसके, जीरो स्पेस के, फिर भी हम स्पैन कर गए। इन पे आओ, इस पे कोई नहीं टिक मारा इस पे ना। इफ v इज इक्वल टू r3, अगर हम v की जगह पर r3 बैठा दें एंड कार्डिनलिटी ऑफ यस को 2 या 2 से बड़ा ले लें, देन एलिमेंट ऑफ कैपिटल यस कैन स्पैन एट लीस्ट 2 सबस्पेस ऑफ कैपिटल V। तब कैपिटल यस कैन स्पैन कर सकता है एट लीस्ट 2 सबस्पेस ऑफ कैपिटल V। सर कार्डिनलिटी यस के 3 वेक्टर के ले लीजिए और 2 एलडी एक एलआई ले लीजिए, स्पैन जो करेगा। जैसे बोलो हम कैपिटल यस, अब तो ऊपर का मिटा सकते हैं ना। हाँ बोलो कैपिटल यस क्या है, 1 0 0 कैपिटल एस इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 3 0 0। 2 से ज़्यादा में कार्डिनलिटी इसकी, ठीक, 2 से ज़्यादा है। और इसका स्पैन जब करेंगे स्पैन हाँ। तो 1 डायमेंशन पाएगा, तो 2 स्पेस को करेंगे सिंगल स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू ओनली एक्स एक्सेस। ठीक, केवल एक को ही कर रहा है, और जबकि हम 2 से भी ऊपर निकल गए। ठीक ईस्ट की बात करें कम से कम 2, और हमको मिल रहा है कम से कम 2 नहीं, केवल एक ही स्पैन कर रहा है। ठीक, अगले वाले पे आते हैं। स्टेटमेंट 5 इज ऑलवेज ट्रू फॉर v इज इक्वल टू r2 r3 r4 बट नॉट व्हेन v इज इक्वल टू r5। जब स्टेटमेंट 5वां गलत ही हो गया है तो इनके कोई मतलब नहीं बचता, ये ऑलरेडी गलत ही है, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये जो लिखा गया स्टेटमेंट है ये उस दिन सही होगा जिस दिन यहाँ R2 R3 R4 करेंगे। ये तो R3 को रख करके भी गलत हो गया, तो उनको कहने की कोई बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली गलत है। आप सुनिए, वापस फिर से रिमाइंड करो, हम उतनी दूर तक चले गए, अब हम फिर वापस बुला रहे हैं। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ दिस कैन स्पैन सर ये 1 0 0 2 0 3 0 से स्पैन करेंगे तो एक ही तो सब स्पेस आएगा, तो ये ये तुम ऊपर लिखे थे ना। हाँ, तो ये करें एटलीस्ट 2। अच्छा ये बताओ, ये जो सवाल हम लिखे, हाँ इसमें थोड़ी सी गलती है कि हम अपने दिमाग में सोच करके इस सवाल को लिखे। ठीक, हम इसको ऐसे सेंस में लिखे हुए हैं कि कैपिटल एस के मेंबर अलग अलग भी लिए जाएं, कैपिटल एस के मेंबर अलग अलग भी लिए जाएं। ठीक, तब पर भी ये किसी सब स्पेस को जनरेट करें, मतलब कोई जरूरी नहीं कि आप तीनों मेंबर इकट्ठे ले लो, अलग अलग भी ले लो, तब पर जवाब इसका ये होगा गलत ही है। बस हम खाली ये बता रहे हैं हम इसको लिखे किस सेंस में, क्योंकि जवाब तुम वहीं से देख लो, तीनों यक्स एक्सेस के पॉइंट हैं, एक बार इसको उठाओ यक्स एक्सेस बनेगा, उसे उठाओ यक्स बनेगा, उसे उठाओ यक्स ही बनेगा, मतलब ये एक को ही कर रहे हैं, जबकि इनकी कार्डिनलिटी 2 से ऊपर चली गई है ना, उसके बावजूद भी ये एक को ही कर रहे हैं, तो जवाब इसका गलत ही होगा। अच्छा, इस सवाल को अगर थोड़ा सा हम बदल दें, अभी क्या होगा, अभी एलिमेंट्स को हटा करके सबसेट मार दिया, अभी सोच के लो आप, एलिमेंट्स हटा दिए, इसी का एक एग्जांपल है, यही ले लीजिए, इसका हाँ। सबसेट लेंगे, कोई भी सबसेट उठा लेंगे इनमें से, केवल एक ही वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, हम एक्स एक्सिस को। शुभम के अकॉर्डिंग अभी भी ये गलत ही है। नहीं सर सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, फाइव- सही यही एलिमेंट हम लिखे इसीलिए थे क्योंकि कोई 5 की तरफ न लौट के आए अलग अलग, लेकिन हम एलिमेंट अलग अलग किए थे, 5 उसका एलिमेंट नहीं, उसका सबसेट है। अच्छा, जिस दिन ये सबसेट होगा ना, बढ़ा हो सकते जाएगा। हो, 11वां बढ़ा सकते हो उसमें, जिस दिन इसको 5 बोल देंगे ना, तो एक सबसेट तो 5 हो गया, हम ले इसी को रहे, ये तीनों ऐसे सामने बैठे, एक सबसेट 5 हो गया, और अगला सबसेट ना इनको अलग अलग भी कर लोगे तब भी एक्स एक्सिस बनेगा, इकट्ठे लाओगे तब भी एक्स एक्सिस, मतलब
फाई के बाद इसके जितने सबसेट और टूट रहे हैं वो सब यक्स एक्सेस को बना रहे हैं, जबकि ये जो फाई टूट रहा है ये जीरो स्पेस यानी सिर्फ ओरिजिन वाले हिस्से को दे रहा है, ये जीरो स्पेस को बनाएगा। यानी अब आज की तारीख में ये सही हो जाएगा, अब एटलीस्ट 2 को बनाएगा। तो अगर इसको सबसेट करना ना, जो अगला बनाना 11वां, उसमें सबसेट लिखना, तो इसको सही काट देना। एक वर्डिंग लिख लें, एक एलिमेंट एक सबसेट। ये करने के बाद ना मुझे नहीं लगता हमको 25वां सवाल अब कराना पड़ेगा, पर मैं 25वां सवाल हम इसको 25वें के बेसिस पे ही बनाएंगे। इसीलिए क्रेडिट गोज टू सर डेविड सीले, क्रेडिट उन्हीं के जिम्मे है। 25वां पढ़े कमलेश, क्या है सवाल? यस, एक सबसेट है कैपिटल वी का और वी की डायमेंशन n है। यस के पास जो एलिमेंट है वो डायमेंशन से कम है, तो क्यों एस वी का बेसिस नहीं हो सकता, और उसी को हम ये ऑप्शनल में डाल देंगे। उन्होंने यस में कह दिया कि फ्यूअर वेक्टर दिया, हमने फ्यूअर वेक्टर हटा दिया, हमने यस के ऊपर भयानक कंडीशंस थोपनी शुरू कर दी, बस इतने से मामला है। लिख चुके हो तो आगे बढ़ा जाए। ये लिख चुके लास्ट हो ना, तो अब इधर का भी हटा देना पूरा पूरा पूरा। ये गया, चलो इन पर आते हैं। ये तो गलत हो गया छठवां वाला, उसके सेंस में इनकी बात करते हैं। इसमें शुभम और दीपेंद्र दो लोग सही काटे हैं, ठीक देखते हैं। ये कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू n होगी इफ, यदि कैपिटल एस इज एल आई। अगर कैपिटल एस एल आई है, अगर कैपिटल एस एल आई है तो पक्का स्पैन ऑफ यस की डायमेंशन n होगी, यानी वेक्टर स्पेस के बराबर होगी। कमलेश कैसे इसको गलत काटे? सर यहाँ पे यस काट ही नहीं दिया ना, मतलब यस के कितने मेंबर का हम लोग लेके चलते। हाँ, तो उठाओ एक काउंटर एग्जांपल जो इस बात को गलत साबित कर दे, ऐसा एक काउंटर 3 एलआई वेक्टर ले लें सर, 3 एलआई वेक्टर, फिर और उस पर स्पेंड करेंगे। ऊपर वाला एग्जांपल चिपका पड़ा लिखे लिखा है कैपिटल एस को एल आई लेना है। देखना कैपिटल एस इज इक्वल टू ले लिए 1 0 0, वेक्टर स्पेस कैपिटल वी बराबर ले लेते हैं कितना R3। बोलो डायमेंशन ऑफ वी कितनी हो गई? 3 हो गई, ठीक। डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू 3 हुई। कह रहे हैं डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू n, कैपिटल एस के स्पैन की डायमेंशन n होगी अगर कैपिटल एस एल आई होगा तो। बोलो कैपिटल एस एल आई है कि नहीं? अब करो इसका स्पैन कौन होगा? यस एक्सेस, उसकी डायमेंशन कितनी होगी? 1। हो गया गड़बड़ कि नहीं हो गया? गलत। जस्टिफिकेशन में लिखना भाई ना, जस्टिफिकेशन में टेक कैपिटल एस इज इक्वल टू दिस, वी इज इक्वल टू R3, दिस लिख करके ना लिख देना एल आई, बट लेकिन डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू 1। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हमने यस को एल आई भी कर दिया, उसका स्पैन भी निकाला, वो एल आई होने के बावजूद स्पैन की डायमेंशन कितनी आई? 1, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए थी? 3, इसलिए गलत। सारे लोग इसको गलत काटेंगे। स्पैन ऑफ एस इज एल आई इफ कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू n। जस्टिफाई करो कैसे गलत काटेंगे। ये पेपर का एंटी कलेक्शन ले लें और उसका स्पेन करेंगे तो एंटी आएगा, क्योंकि स्पेन से एंटी स्पेन से हाँ स्पेन से अभी सुधार, हाँ बोलो। स्पेन से सब हाँ। स्पेस होता है हाँ और वो एंटी होता
स्पैनिंग सेट ऑलवेज एलडी, वो कभी एलआई हो ही नहीं सकता। तो जो स्पैन सेट हमेशा एलडी होता है आप उसको एलआई कह के पाप के भागीदार बन रहे हो। ऐसे ही गलत काटो, कार्डिनलिटी ऑर्डिनलिटी देखनी ही नहीं, सीधे लिखो जस्टिफिकेशन में स्पैन ऑफ एस ऑलवेज एलडी, स्पैन ऑफ एस ऑलवेज एलडी। किसी सेट का स्पैन, अच्छा इवन अगर सेट इम्पटी भी हो जाए ना, इम्पटी सेट का स्पैन क्या होगा, जीरो स्पेस, वो भी कैसा है एलडी। और अगर आप चलो एक वेक्टर डाल दे रहे हैं, चलो कैपिटल एस में अल्फा 1 दे दिए, तो स्पैन करोगे तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 दैट इज 2 अल्फा 1 आएगा कि नहीं आएगा, फिर से एलडी आ गया। स्पैनिंग कभी एलआई हो ही नहीं सकता, यही लिखना ही गलत है। इसीलिए हम कहे ना, जो पढ़ा हुआ ढंग से ना कहेगा बचपन में एकदम ये बचपने वाला क्वेश्चन लिखा गया, फालतू फालतू वाला। स्पैन ऑफ एस ऑलवेज एलडी, ये सब फालतू की बकवास है, कोई मतलब नहीं इसका, कोई मतलब नहीं ना। चलो इस पे आते हैं। इफ कैपिटल V इज एलआई देन कैपिटल S मस्ट बी एलआई। ये क्यों गलत हुआ? अगर V एलआई होगा तो S भी एलआई होगा। वेक्टर स्पेस होता है और स्पेस सब स्पेस हो एलआई होगा ही नहीं। हाँ, कोई भी वेक्टर स्पेस कभी भी एलआई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सबसे बुरी कंडीशन में वेक्टर स्पेस होगा, सबसे बुरी कंडीशन में जब एकदम करा रहा होगा दर्द से, तो अकेला एक वेक्टर रखेगा। समझ मेरी? दूसरी बात, और ऊपर आते हैं थोड़ा ना, ब्रह्मा की दुनिया में आते हैं, तो आप खुद ही कह रहे हो है कौन वेक्टर स्पेस। जिस दिन आप कहते हो वेक्टर स्पेस है, उस दिन आप सबसे पहले एक बात बोलते हो कि इसके पास आइडेंटिटी होल्ड करनी चाहिए, और आइडेंटिटी जिस सेट में होल्ड करगी वो सेट एलआई नहीं हो सकता। तो फिर ये बात लिखना बेईमानी है, इसीलिए ये बात मीनिंगलेस है, स्टेटमेंट नाउ मीनिंगलेस होता है। ये स्टेटमेंट इसके कंप्लीट है। जस्टिफिकेशन लिख देना उसमें अपने हिसाब से। 25वां सवाल हम लिख दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि 25वां सवाल अब हमको कराना है। इसके बाद इतनी कहानी होने के बाद 25वां मुझे नहीं कराना है। एक्सप्लेनेशन सोच करके जवाब देना पड़ेगा तुमको। इतनी कहानी लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन पूछना पड़ेगा। सबसेट है किसी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैपिटल V का, ठीक। एंड सपोज और आप ये मानिए एंड सपोज कैपिटल S कंटेन, कैपिटल S कंटेन्स fewer than n vectors, और आप ये मानिए कि कैपिटल S रखता है कम वेक्टर, जिससे n से कम वेक्टर अपने पास रखता है। एक्सप्लेन, वर्णन कीजिए, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होगा, एक्सप्लेन वाई कैपिटल S कैन नॉट स्पैन कैपिटल V, ऐसा क्यों होगा कि कैपिटल S कभी भी V को स्पैन नहीं कर पाएगा। एक्सप्लेनेशन बोलो, हम लोग इतनी दूर तक चले आए, अब तो एक्सप्लेनेशन निकलना चाहिए मुझसे। वर्डिंग सोचनी पड़ेगी, बिना सोचे काम नहीं चलने वाला।
की बच गए, अब की बच गए पूरा लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने से सेकेंड ईयर, अगली बार नहीं बचोगे। अरे हर बार कोरोना चच्ची थोड़ी रहेंगी, एक न एक दिन इनको भी तो जाना पड़ेगा। और वैसे भी अभी पढ़ाना पड़ेगा, अभी पढ़ाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी अगर थर्ड ईयर में दोनों एग्जाम एक साथ करवाई तो पढ़ाना पड़ता करेगा। सर इस बार जो एस ले हाँ एस अपन लोग यही सिंपल वाला 5 ले लें, 5 फाइव ले नहीं, काउंटर एग्जाम्पल से नहीं, वो क्या कह रहा है उसको देखो, वो काउंटर एग्जाम्पल नहीं मांग रहा है। एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों होगा कि कम लेटर रखने पर वो कैपिटल वी को स्पेल नहीं कर पाएगा। ग्रुप करना थ्योरी लिखना थ्योरी लिखनी है, थ्योरी लिखनी है, सोच के बोलो। काउंटर मत याद करो ना, वो बीमारी है काउंटर हर जगह पे। ड्रॉबैक है काउंटर सीनियर जितने होंगे ना, सीनियर प्रोफेसर, उनके आगे बोल दो काउंटर एग्जाम्पल ना, भड़क जाएंगे एक बार। ऐसी थ्योरी पे, ऐसे पे, वैसे तो ठीक है चलेगा। अरे वो भी जानते हैं लीनियर काउंटर सही, आप लीनियर का है, किसी भी प्योर की ब्रांच में काउंटर आप हमेशा जेब में लेके घूमते हो। लेकिन हाँ क्लासरूम के लेक्चर पर नहीं, क्लासरूम के लेक्चर पे तुम किसी लड़के को ये थोड़ी कहोगे कि यार ये देखो ना ये डिस्कार्ड कर रहे हैं उसको, वो कह रहे डिस्कार्ड हुआ कैसे, वो तो बताइए। सर भाई इसका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे हम लोग, हाँ दिखा देंगे कि मतलब वेल्डिंग हो रहा है, हाँ, उससे भी दिखा सकते हैं। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाओ। जैसे सबसे कुछ एलिमेंट मान लेंगे, हाँ है ना, हाँ उसका वेक्टर स्पेस का कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसके हाँ। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे वो, लेकिन रियलिटी हो रहा है। ये लेकिन स्पेन आप एस लेस देन पी मान लें हाँ, और पी लेस देन एन कर लें। ऊपर ऊपर बोलो, हम लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं। स्पेन ऑफ यस स्पेन ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू पी कैपिटल बी, हाँ वी कैन सॉरी स्मॉल स्मॉल बी। हाँ क्या एलिमेंट की संख्या मान रहे हो तो कार्डिनलिटी ऑफ एस मानोगे ना, स्पेन तो सेट होता है। कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू पी which is less than n व्हिच इज लेस देन and एन। so to form vector space P yes must contain at least n vector टू फॉर्म कैपिटल बी यस मस्ट कंटेन एट लीस्ट एन वेक्टर। ये स्टेटमेंट ही अपने में गलत है। ये लाई vectors एट लीस्ट एन लाई वेक्टर। की बात करें स्पेन ऑफ एस की बात नहीं ये जो तुम पहली लाइन लिखो ना, इसी पहली लाइन में जवाब छिपा है। यस ऑलरेडी पी n से कम है तो स्पेन ऑफ यस लिख करके रुक गए, सुनो सीधा सीधा है। कार्डिनलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू पी लेस देन एन। मान लिए ना, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कैपिटल एस इज एलाई, दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल एस इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये बात तो हो सकती है। ये बताओ अगर एस एल आई हो गया, बहुत अच्छा दिन है, एस एल आई हो गया तो इसका मतलब स्पैन ना, स्पैन का है डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ यस कैपिटल एस इज इक्वल टू कितना, पी हो गई, ठीक, विच इज लेस देन डायमेंशन ऑफ कैपिटल जो कि वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से कम है। तो इसका मतलब आप इसको स्पैन करके भी कई डायमेंशन तक पहुंच रहे हैं, पी तक। कब, जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप एलाई हो, तब आप पी तक पहुंच रहे हो। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, ऐसा लिखेंगे, ऐसा डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ कैपिटल एस does not equal to dimension of capital V. This implies that जिनकी डायमेंशन नहीं बराबर है, डायमेंशन बराबर होती तो हम सोच सकते थे कि आप लोग एक हो सकते हो। जिनकी डायमेंशन, अरे तुम तीर घाट हम वीर घाट, कैसे अपना कुछ नहीं मतलब, ठीक। तो इसका मतलब स्पैन ऑफ कैपिटल एस नेवर इक्वल टू कैपिटल, कभी भी कैपिटल वी के बराबर हो ही नहीं सकता। पहला रो इस पर आते हैं, इस पर एलडी वाले पर। जिस दिन आप एलडी हो गए
उस दिन तो दुनिया आपको एकदम वैसे ही घर से बाहर निकाल दी। उस दिन डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ वर्डिंग बोलना, डायमेंशन ऑफ स्पैन ऑफ कैपिटल एस क्या लिखा जाए, कंफर्मली स्ट्रिक्टली लेस देन पी, ठीक, एंड दिस इज लेस देन डायमेंशन ऑफ वी। आपकी सीधे सीधे implies that, अब तो सीधे लिख सकते हैं ना, स्पैन ऑफ कैपिटल एस डज नॉट इक्वल टू कैपिटल, दोनों ही केस में दो। इस केस में तो आपकी डायमेंशन एग्जैक्टली पी हो गई, फिर भी कम ही थी, यहाँ तो पी से भी कम हो गई। जब पी के बराबर होके नहीं पहुंच सके तो वहां का एक्सप्लेनेशन करेगी तो